नमस्कार। कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर ऑफ नेशन। I, Dr. Shalini Sharma, Associate Professor of Political Science in Markanda National College, शाहबाद। डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ सेमेस्टर में हमारा एक विषय है इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमारा एक चैप्टर है नेशनल पावर, यानी राष्ट्रीय शक्ति। राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों के बारे में हम वहाँ पर पढ़ते हैं। तो इसे मैं आज आपको बताऊंगी कि सबसे पहले तो आप देखिए, हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन उसकी पढ़ेंगे और उसके बाद डेफिनेशंस क्या हैं नेशनल पावर की, और इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, और उसके बाद हम देखेंगे कंक्लूज़न। आधे घंटे के समय में मैं कोशिश करूंगी आपको ये सब बता पाऊँ। शक्ति को यदि साधारण शब्दों में हम देखें तो शक्ति किसी दूसरे को प्रभावित करने की वो क्षमता है जिसके आधार पर हम उन किसी भी व्यक्ति से वो सब कार्य करवा सके जो हम करवाना चाहते हैं, या वो क्षमता जिससे हम किसी दूसरे व्यक्ति को वो कार्य करने से रोक पाएँ जो कार्य वो करना चाहता है और हम चाहते हैं कि वो ना करें। इसे कहते हैं शक्ति। और दुनिया के अंदर हर इंसान, दुनिया में हर देश, हर कोई व्यक्ति किसी न किसी तरह की शक्ति प्राप्त करना चाहता है। ये शक्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है। कोई मनोवैज्ञानिक शक्ति चाहता है, कोई सामाजिक शक्ति चाहता है, कोई राजनीतिक शक्ति चाहता है, कोई आर्थिक शक्ति चाहता है। जब हम राष्ट्रों के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्र जो है सैनिक शक्ति को बहुत तवज्जो देते हैं, राजनीतिक शक्ति को तवज्जो देते हैं, कूटनीतिक शक्ति के बारे में भी जो है कोशिश करते हैं। तो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जब बात करेंगे तो हम राष्ट्रों की बात करेंगे, यानी जब राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, क्षमता उनके अंदर यदि होती है तो वो उस राष्ट्र की शक्ति बन जाया करती है, यानी उस राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति हो जाती है। अगर हम परिभाषा करें तो राष्ट्रीय शक्ति का अभिप्राय किसी राष्ट्र की उस क्षमता से है जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित कर सके। राष्ट्र की इसी क्षमता का नाम राष्ट्रीय शक्ति है। राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र की आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का एक ऐसा अस्त्र है जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसका स्तर, महत्व और स्थान निर्धारित किया जाता है। तो ये राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा है। मर्गेंथाउ ने भी राष्ट्रीय शक्ति की एक परिभाषा दी है। वे कहते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों व नीतियों को प्रभाव तथा नियंत्रण रखने की चेष्टा करते हैं। यह राष्ट्र की वह क्षमता भी है जिसके बल पर दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा के अनुरूप कोई कार्य करवा लेते हैं। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति राज्य की क्षमता तथा शक्ति का वह सम्मिश्रण है जो राज्य अपने राष्ट्रीय हितों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय शक्ति का तात्पर्य क्या है। इसे आप अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। आप देखिए, जो मुख्य तौर पर हम जो यहाँ आज डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों के बारे में। अगर राष्ट्रीय शक्ति की कुछ प्रमुख बात मैं आपसे कहूँ तो मर्गेंथो की परिभाषा मैंने आपको बताई। इसके अतिरिक्त ये शक्ति जो है राष्ट्र में सत्ताधारियों और नीति निर्माताओं की शक्ति होती है। इसके जो मुख्य 3 तत्व हैं वो होते हैं सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और मनोवैज्ञानिक शक्ति। अब जानते हैं सैनिक शक्ति मतलब किसी राष्ट्र के जो है सैनिक कैसे हैं, सैनिक में उनके पास किस तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, उनकी कैसी उनकी जो सैनिक क्षमता है वो कैसी है, किसी राष्ट्र के पास धन कितना है, उसकी आर्थिक शक्ति कैसी है, उसका औद्योगिक और तकनीकी विकास कैसा है। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक तौर पर कौन सा राष्ट्र जो है सबल है, वगैरह वगैरह। इन सब बातों को जो है आप देखेंगे। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों के बारे में जब हम बात करेंगे, स्थायी तत्व हम पहले पढ़ेंगे। परमानेंट मेंबर्स मतलब राष्ट्रीय शक्ति के कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं, स्थायी तत्व होते हैं जो हमेशा वैसे के वैसे रहते हैं। प्रकृति से राष्ट्र को जो कुछ भी मिलता है ये उसके स्थायी तत्वों में शामिल होता है। किसी राष्ट्र के पास बहुत अच्छा क्षेत्रफल है, किसी राष्ट्र के पास बहुत अच्छे खनिज पदार्थ हैं, किसी राष्ट्र के पास उर्वरा जो भूमि है वो बहुत अच्छी है, कोई राष्ट्र जो है चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। एक देश है स्विट्ज़रलैंड को प्रकृति ने बहुत खूबसूरत बनाया है, और स्विट्ज़रलैंड बेसिकली जो है आपको मालूम होगा कि पर्यटन के लिए जाना जाता है। तो इस तरह की जो है बहुत सारी क्षमताएँ किसी राष्ट्र के पास हो सकती हैं जो उसकी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाती हैं। हम जब राष्ट्रीय शक्ति के
तत्व के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे राशि शक्ति के स्थायी तत्व यानी परमानेंट एलिमेंट्स कौन से हैं। तो सबसे पहला जो राशि शक्ति का तत्व है वो है भूगोल। भूगोल मतलब ज्योग्राफी, उस राष्ट्र की ज्योग्राफी कैसी है, यानी वो राष्ट्र कैसा है, उसको कौन सा क्षेत्र मिला है, उसके पास उस क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। आप सभी जानते हैं एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं नेपोलियन ने कहा था कि एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। यानी राष्ट्रीय शक्ति का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थायी तत्व है वो है भूगोल। शक्ति का मुख्य अवयव भूगोल है और किसी राष्ट्र की उस राष्ट्र की जो शक्ति होती है वो भूगोल के कारण कम या ज़्यादा हो सकती है। भूगोल के अंतर्गत 4 बातें हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। सबसे पहली है क्षेत्रफल यानी कि साइज। राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में क्षेत्रफल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी राष्ट्र का बड़ा आकार उसकी शक्ति में वृद्धि करने में अनेक प्रकार से सहायता करता है। बड़े क्षेत्र वाला राष्ट्र अधिक जनसंख्या को संभाल सकता है तथा उसके पास प्राकृतिक जो साधन हैं वो भी प्रचुर मात्रा में हो सकते हैं। किसी राष्ट्र के बड़े आकार का होना सैनिक दृष्टि से भी लाभप्रद होता है। ऑब्वियस है कि उस देश के जो सैनिक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हो सकते हैं सेना में। राष्ट्रों का आकार जो होता है अगर वो पूरी तरह से अनुकूल है वहाँ की जनसंख्या के, तो उस राष्ट्र की जो शक्ति है वो अपने आप बढ़ जाती है। फिर दूसरा जो तत्व है वो है जलवायु। जलवायु एक प्रभावशाली भौगोलिक तत्व है जिसका देश के उत्पादन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चरित्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है। देखिए, विश्व के जो बड़े राष्ट्रों का विस्तार है वो बहुत हद तक मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वास्तव में जो अनुकूल जलवायु होती है वो राष्ट्रीय उत्पादन की क्षमता, जन स्वास्थ्य और चारित्रिक गुणों को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि जलवायु का राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारण में विशेष स्थान हो जाता है। किंतु जलवायु शक्ति का एक स्वरूप नियामक नहीं है। निश्चय ही और बहुत सारी चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करती हैं, पर फिर भी अगर जलवायु अनुकूल है, हमारे यहाँ पे देखिए जब भारत में क्या होता है कि जब कृषि व्यवस्था के लिए उपलब्ध जो पानी है अगर बरसात समय पर नहीं होती तो किसान बहुत घबरा जाते हैं। ऑब्वियस है कि जलवायु प्रभावित करती है। इसी तरह से अगर सूखा पड़ जाना, बरसात का ज़रूरत से ज़्यादा आ जाना, ये इस कारण से भी कभी कभी जलवायु के कारण कोई राष्ट्र प्लस या माइनस यानी कि सकारात्मक या नकारात्मक दिशा में कभी कभी जा सकता है। हालांकि अगर बारिश कम है तो पानी को स्टोर कर लिया जाता है। बहुत सारे साधनों के माध्यम से कोशिश की जाती है कि प्राकृतिक साधनों को भी जो है स्टोर करके प्राकृतिक जो उपाय हैं उन सब प्रकृति से जो संसाधन हमें मिल रहे हैं उनको किसी तरह से इकट्ठा किया जा सके। तो फिर भी जलवायु एक जो है राष्ट्रीय शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व होती है। अगर किसी देश की जलवायु अनुकूल है, अगर किसी राष्ट्र की जलवायु अनुकूल है तो ऑब्वियस है उस राष्ट्र को इसका लाभ मिलता है। उसके बाद है भू आकृति। भू आकृति का मतलब है टोपोग्राफी, यानी किसी राष्ट्र की भू आकृति उसकी समग्र राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आप देखिए, भू आकृति आक्रमण के समय राष्ट्र को लंबे समुद्री तट और व्यापक सीमाएं देकर सुरक्षा हेतु समर्थ बना सकती है। इसके अतिरिक्त भू आकृति कुछ देशों को अच्छे बंदरगाह प्रदान करती है, और अगर किसी राष्ट्र के पास अच्छे बंदरगाह हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि वो राष्ट्र जो है व्यापारिक दृष्टि से बहुत संपन्न हो जाता है। ब्रिटेन इसका जो है एक उदाहरण रहा है। इसी तरह जिन राष्ट्रों में नदियाँ एवं पर्वतों की प्रचुरता है वह जहाँ पर इनका प्रयोग यानी कि अगर ये यूज़फुल भी हैं तो राष्ट्रीय एकता के लिए भी ये जो है अच्छा रहता है। मैंने आपको बताया स्विट्ज़रलैंड का एक एग्जाम्पल कि बहुत सुंदर देश है। और इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं, स्थायी तत्व अवस्थिति, लोकेशन। लोकेशन का अर्थ है कि राष्ट्रों की शक्ति की रचना में उसकी अवस्थिति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसका प्रभाव वहाँ की जलवायु पर भी पड़ता है। इसका प्रभाव वहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य और क्षमता पर भी पड़ता है। पामर और परकिंस ये मानते हैं कि प्रादेशिक स्थिति एक राज्य की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है तथा उसकी सैनिक और आर्थिक शक्ति पर भी व्यापक प्रभाव डालती है।
एक देश की अवस्थिति वहाँ की राजनीति और युद्ध कौशल का निर्धारण करने में भी सहायक होती है। ये राज्य की अवस्थिति पर निर्भर करता है कि वहाँ पर क्या उत्पादन हो सकता है, कौन कौन से खनिज पदार्थ वहाँ पर मिल सकते हैं तथा औद्योगिक विकास की क्या क्या संभावनाएं वहाँ पर होंगी। लोकेशन के हिसाब से विदेश नीति के साथ भी घनिष्ठ संबंध होते हैं। अवस्थिति का किसी न किसी रूप से राष्ट्र की नीति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। देखिए, भारत की यदि हम बात करें कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय पूरा विश्व 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरे भाग का नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था, सोवियत संघ कर रहा था। ऐसी स्थिति में भारत के लिए ये निर्णय लेना मुश्किल था कि इस समय भारत अपनी विदेश नीति को कैसे बनाए। तो भारत ने अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। ये हमारे लिए ज़रूरी था क्योंकि हमारे एक तरफ जो है, हम सोवियत संघ के साथ अपने संबंधों को नहीं बिगाड़ सकते थे। चीन के बाद हमारा जो पड़ोसी देश है वो सोवियत संघ था, सोवियत संघ है, अब कई भागों में सोवियत संघ बढ़ चुका है। और दूसरी तरफ था अमेरिका। वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हम अपने संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि हम नए नए आज़ाद हुए थे। तो ऑब्वियस है, हम ये चाहते थे कि भारत को अगर किसी तरह की औद्योगिक सहायता चाहिए, आर्थिक सहायता चाहिए, तो उस समय हम पश्चिम देशों पर काफ़ी हद तक निर्भर थे। तो भारत ने अपनी अवस्थिति को देखते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। इसी तरह से अगर आप देखें कि स्विट्ज़रलैंड द्वारा भी स्थायी तटस्थता की नीति को अपनाया जाता है। स्विट्ज़रलैंड जो है पूरी तरह से न्यूट्रल कंट्री रहता है क्योंकि उसके एक और जर्मनी है और दूसरी ओर फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया की सीमाएं लगती हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जो है स्विट्ज़रलैंड ने अपनी नीति को अपनाया। अब इस प्रकार हम ये ज़रूर मानेंगे कि किसी भी राष्ट्र के भौगोलिक तत्व में उस राष्ट्र का आकार, जलवायु, भू आकृति और अवस्थिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने में या कम करने में। दूसरा, यदि हम देखें परमानेंट, एक और जो तत्व है वो हम देखेंगे प्राकृतिक साधन, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से आप क्या समझेंगे? देखिए, पॉमर और पर्किंस के शब्दों में ही मैं आपसे बताती हूँ कि हमें अनावश्यक रूप से राज्यों की खुशहाली का मूल्यांकन खाद्यान्न आपूर्ति तथा राज्यों की राष्ट्रीय शक्ति का प्राकृतिक संसाधनों में उनके समस्त पूंजी के संदर्भ में करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन स्थापित उपयोगिता के प्रकृति द्वारा दिए गए वे उपध्येय हैं। उनमें खनिज, वनस्पति, जीव जंतु, वर्षा, भूमि को उर्वरता आदि अनेक तत्व जो है शामिल किए जा सकते हैं। आप इसे साधारण शब्दों में यूँ समझिए, अगर किसी राष्ट्र के पास प्राकृतिक साधन हैं, अगर किसी राष्ट्र के पास खनिज पदार्थ हैं, अगर किसी राष्ट्र के पास उर्वरक भूमि है, अगर किसी राष्ट्र के पास बहुत अच्छा जो है ज़मीन है, अगर किसी राष्ट्र के पास हर तरह से प्रकृति के द्वारा उसे अच्छी नदियाँ प्रदान की गई हैं या उसके पास इस तरह की कोई सारी सुविधाएं हैं, तो ऑब्वियस है कि उस राष्ट्र की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी। अब देखिए, इसको हम यूँ देख सकते हैं कि अगर प्राकृतिक संसाधनों को हम देखें तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे खाद्य सामग्री यानी फूड मटेरियल। आप सभी जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। कोई भी इंसान रोटी, कपड़ा और मकान के बिना जिंदा नहीं रह सकता। अब इस रोटी, कपड़ा और मकान में भी यदि आपसे पूछा जाए सबसे आवश्यक तत्व तो वो है रोटी। यानी सबसे पहले ज़रूरी होता है भोजन। वो भोजन का उत्पादन करने के लिए अगर किसी राष्ट्र के पास अनुकूल ज़मीन है, अनुकूल उसके पास धरती है जहाँ पर वो उत्पादन कर पाए, उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके भी यदि वो वहाँ पर जो है अपने देश के लिए खाद्यान्न उत्पादित कर पाए, तो ऑब्वियस है कि उस राष्ट्र की शक्ति जो है पूरी तरह से बढ़ जाएगी। खाद्य सामग्री जो है राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि मनुष्य की प्रथम आवश्यकता है। और खाली पेट तो आप जानते हैं कि सेनाएं लड़ भी नहीं सकती युद्ध में। खाद्य सामग्री के लिए उपजाऊ भूमि, वर्षा, उत्तम जलवायु और सिंचाई की सुविधाएं ज़रूरी होती हैं। विश्व में ऐसे देशों की संख्या बहुत कम है जो खाद्य सामग्री की दृष्टि से आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होते हैं। जो देश खाद्य सामग्री के संबंध में आत्मनिर्भर होते हैं उन्हें खाद्य सामग्री का आघात सहना नहीं पड़ेगा। और जो देश खाद्य सामग्री इतनी उत्पादित करते हैं कि वो न केवल अपने देश के लिए बल्कि दूसरे देश को भी कुछ निर्यात कर सकते हैं, उससे वे धन का उपार्जन भी कर सकते हैं ताकि वो अन्य विदेशी जो भुगतान हैं वो उस पैसे से उस भुगतान को कर पाएँ।
तो खाद्य सामग्री जो है किसी देश की राष्ट्रीय ताकत हो सकती है। फिर दूसरा, अगर आप प्राकृतिक संसाधन देखें तो आप देखेंगे निर्माण सामग्री। निर्माण सामग्री मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल। निर्माण सामग्री को अर्थशास्त्र की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है और इसे अर्थशास्त्र में कच्चा माल कहते हैं। ये विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में सहायक होते हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम, निकल, एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता, सीसा, रांगा, मैग्नीशियम, लकड़ी, रबड़ और क्रोमाइट, कोबाल्ट, वेनेडियम, गोल्ड एट्सेट्रा। अब ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी राज्य के पास ये हैं, अगर किसी राज्य की जो भूमि है उसमें ये सब उपलब्ध हैं, तो बहुत आसान हो जाता है किसी भी राज्य के लिए अपने यहाँ पे जो निर्माण करना। और वही बात है खाद्य सामग्री वाली कि इसको भी जो है निर्यात करके कुछ पैसा कमाया जा सकता है, ताकि अन्य चीज़ों का आदान प्रदान के लिए विदेशी मुद्रा को इकट्ठा किया जा सके। औद्योगिकरण के बिना राष्ट्रीय शक्ति प्राप्त करना असंभव होता है, ये लिंकन का मानना था। और औद्योगिकरण कच्चे माल, विशेषतः खनिज पदार्थों की प्राप्ति पर निर्भर करता है। जिस देश में ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं वो देश स्वतः ही जो है राष्ट्रीय शक्ति उसकी बढ़ जाती है। फिर देखिए, इसी कैटेगरी में हम जो तीसरा तत्व देखेंगे वो है शक्ति उत्पादक साधन, यानी एनर्जी प्रोडक्शन मीन्स। एनर्जी प्रोडक्शन मीन्स से मेरा मतलब है कोयला, पेट्रोल, गैस, जलीय शक्ति, पन बिजली, यूरेनियम, थोरियम शक्ति उत्पादन के और बिजली उत्पादन के ये साधन हैं। और किसी भी देश में इन साधनों की प्रचुरता उस देश की राष्ट्रीय शक्ति को अपने आप बढ़ा देती है, और इनका अभाव किसी राष्ट्र की जो शक्ति है उसको कम कर सकता है। तो इस तरह से उपरोक्त विवरण से आप ये बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों के स्वामी नहीं हैं, वे महाशक्ति बनने के लिए इन साधनों का स्वामित्व अथवा नियंत्रण दूसरे देशों में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यानी अगर उनके पास ये साधन नहीं है तो दूसरे देशों से लेने का प्रयास करते हैं। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रों ने उपनिवेशवाद का मार्ग भी अपनाया। कि अंग्रेज़ भारत में क्यों आए थे या किसी भी देश को उपनिवेश क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे भी ये कुछ कारण हुआ करते हैं। तो ये जो तत्व हैं, ये दो आपने देखे कि दो तो ये स्थायी तत्व आपको दिखाई देंगे, जो बहुत कभी कभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन स्थायी तत्वों के बारे में कि अगर इन स्थायी तत्वों अगर किसी देश के पास ये हैं तो ये स्थायी तत्व जो है बहुत सहायता उस देश की कर सकते हैं। फिर तीसरा तत्व जो है वो है जनसंख्या, पॉपुलेशन। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में जनसंख्या का बहुत महत्व होता है। एक राष्ट्र के जीवन में उसके निवासी महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी राष्ट्र के विकास का वहाँ के निवासियों के चरित्र, मानसिक स्तर तथा श्रमशीलता पर निर्भर करता है। ये एक तथ्य है कि ना तो प्राकृतिक साधन, ना तकनीक और ना ही कोई अन्य तत्व, केवल और केवल जनसाधारण ही है जो किसी राष्ट्र की शक्ति के प्रमुख व निर्णायक स्रोत होते हैं। क्योंकि यदि ये मजबूत हैं, यदि ये काबिल हैं, यदि ये हौसले वाले हैं, तो ऑब्वियस है कि वो राष्ट्र जो है ज़रूर तरक्की की तरफ अग्रसर होता है। जनसंख्या ना तो देखिए, जनसंख्या में वृद्धि राष्ट्र की शक्ति में कई प्रकार की वृद्धि करता है। सैनिक दृष्टि से भी वो राष्ट्र जो है उस लाभ की स्थिति में आ जाता है। और यह न केवल राष्ट्र को रण क्षेत्र में लड़ने के लिए बड़ी संख्या में सैनिक प्रदान करता है, अपितु इन सैनिकों के लिए सामग्री और रण सामग्री प्राप्त करने के लिए कृषकों तथा कारखानों में भी काम करने वाले जो मजदूर हैं वे भी जो है यदि कार्य करते हैं तो जनसंख्या उसमें हेल्प करती है। युद्ध की आधुनिक प्रणाली में युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए इसमें भी जनसंख्या जो है सहायता करती है। भोजन, वस्त्र, हथियार, गोला बारूद इत्यादि तैयार करने में भी जो है सहायता करती है। और किसी भी देश का आर्थिक उत्पादन इस बात पर भी निर्भर करता है कि वहाँ का श्रमिक बल कितना है, मैन पावर कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक देश की जो सैनिक क्षमता है उत्पादन की क्षमता पर निर्भर करता है कि औद्योगिक उत्पादन की क्षमता बड़ी जनसंख्या पर निर्भर करती है। तो राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में आप जनसंख्या को भी समझ सकते हैं कि इसका भी बहुत जो है महत्व है। अधिक जनसंख्या किसी भी देश के विकास में समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती है, खासकर तब अगर वो जनसंख्या भूखमरी, कुपोषण, बेकारी की शिकार हो जाती है, अकाल का भय ऐसी जनसंख्या में रहता है। लेकिन यदि कम जनसंख्या हो वो भी किसी राष्ट्र के लिए कभी कभी समस्या क्रिएट कर सकती है। हम केवल जनसंख्या के बारे में अगर ये कहें कि जनसंख्या राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व तो है
और सैनिक कार्यवाही में भी जो है ये देश के प्रति यदि समर्पण और कार्यकुशलता से कार्य करती है तो ऐसी स्थिति में ये असेट होती है किसी भी राष्ट्र के लिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे तकनीक मतलब टेक्निक के बारे में आप ये देखिए, तकनीक कई तरह की हो सकती है। सैनिक तकनीक यानी कि किसी राष्ट्र के पास कौन सी तकनीक है, क्या वो राष्ट्र नई नई पद्धति नई नई चीज़ों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि तकनीकी प्रगति के आधार पर ही कोई राष्ट्र की तरक्की हो सकती है। और आधुनिक युग आप सभी जानते हैं प्रक्षेपास्त्रों का युग है। आज नए नए जो है रॉकेट्स का निर्माण होता है, नए नए आणविक तकनीक के आधार पर जो है आणविक तकनीक के आधार पर बहुत से राष्ट्र बहुत आगे निकल गए। संयुक्त राज्य अमेरिका है, इजराइल है, चीन है, जर्मनी है, इंग्लैंड है। भारत भी प्रयास करता रहता है अपने आप को इस क्षेत्र दिशा के अंदर आगे बढ़ाने के लिए। तो आप ये कहेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि आज विश्व की राजनीति में बड़े पैमाने पर तनावपूर्ण वातावरण जो है निर्मित हो चुका है। आप जानते हैं कोरोना काल में भारत और चीन के बीच में संबंध जिस तरह से बिगड़े हैं और भारत और चीन के संबंधों को लेकर के पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि तकनीक हमारी अच्छी है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी यदि हमारी अच्छी है, तो हमारे लिए ये बहुत प्लस पॉइंट होता है, बहुत सकारात्मक बात कही जा सकती है। औद्योगिक तकनीक के बारे में, औद्योगिक आप जानते हैं कि औद्योगिक विकास जिस देश का होता है, वैज्ञानिक ज्ञान जहाँ पर होता है, उद्योगों का संगठन जहाँ पर होता है, उस राष्ट्र की शक्ति अपने आप बढ़ जाती है, उस राष्ट्र का जीवन स्तर अपने आप ऊपर उठ जाता है। संचार तकनीकी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से मतलब है कि आवागमन और संचार साधनों का विकास, यानी संचार तकनीक ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बड़ी सीमा तक प्रभावित किया। उन्नत यातायात के साधन राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप न केवल राष्ट्र को राष्ट्रीय एकता प्राप्त होती है, अपितु ये राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का भी एक कारण बनती है। रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि संचार के साधनों के माध्यम से सरकारों को जनसाधारण के मस्तिष्क पर नियंत्रण करने की भी क्षमता मिलती है। आज हम लोग आपसे रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इस टेक्निक के माध्यम से ही हम आज भी आप लोग के साथ ये बात कर सकते हैं कि किस तरह से हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो पांचवा आप देखेंगे कि आर्थिक और औद्योगिक क्षमता। अगर किसी राष्ट्र के पास मनी है तो ऑब्वियस है वो ऊपर के सारे साधनों को खरीद सकता है। तो इंजीनियर, डॉक्टर, सैनिक आदि क्षमता यदि किसी राष्ट्र के पास है, आर्थिक क्षमता है, तो और कोई भी राष्ट्र यदि औद्योगिक क्षमता उसके पास है और आर्थिक क्षमता है, तो वो राष्ट्र की जो शक्ति है वो अपने आप बढ़ जाती है। फिर है सैन्य तैयारी। सैन्य तैयारी को एक राष्ट्र की शक्ति कहा जा सकता है, क्योंकि सैन्य शक्ति का तथ्य ऐसा सबसे अधिक मूल तत्व है जो विदेश नीति को समर्थन देने और राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहित करने के लिए ज़रूरी है। प्राचीन समय से ये सब चला आ रहा है कि सैनिक शक्ति यदि किसी राष्ट्र की अच्छी है तो ऑब्वियस है कि उस राष्ट्र के जो शत्रु हैं वो उस राष्ट्र की सेना से, उसके आधुनिक तकनीक से और उनके युद्ध कौशल से कहीं ना कहीं डरे रहेंगे और किसी राष्ट्र की शक्ति जो है बढ़ जाएगी। और वैसे भी आप देखिए कि बिना प्रशिक्षित सेना के कूटनीति की वही स्थिति होती है जो बिना वाद्य यंत्रों के बजने वाले संगीत की। तो सेना का प्रशिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त आप देखें विचारधारा, आइडियोलॉजी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये आप अस्थायी तत्व इसे हम कहेंगे। अस्थायी तत्वों में हम अमूर्त तत्व कहिए, अस्थायी तत्व कहिए, टेम्परेरी एलिमेंट्स कहिए। विचारधारा का क्या है कि एक राष्ट्र का ये एक इतना महत्वपूर्ण तत्व होता है जिसके आधार पर आपको ये मालूम पड़ता है कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में किस तरह से मूल्य और दृष्टिकोण परिलक्षित होते हैं। श्लीचर ने एक डेफिनेशन दी थी विचारधारा के बारे में। श्लीचर कहते हैं कि विचारधारा व्यक्ति के अमूर्त विचारों की व्यवस्था है। ये विचार वास्तविकता को ये एक प्रकार से सामाजिक व्यवस्था को प्राप्त करने या बनाए रखने का प्रयास करते हैं। और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं विचारधारा के बारे में। विचारधारा का जो प्रभाव है वो किसी देश की सभी क्रियाओं में निहित होता है। आज विश्व में अनेक साम्यवादी व प्रजातांत्रिक दो महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं जो अभी भी हैं। समान विचारधारा वाले जो देश हैं उनमें सद्भावना और मैत्री होना स्वाभाविक है। हम उसी से दोस्ती करते हैं जिसके विचार हमसे मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी यही है कि वही राष्ट्र आपस में दोस्ती करते हैं जिनकी विचारधाराएं आपस में मेल खाती हैं। फिर देखिए कूटनीति और विदेश नीति।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन विदेश नीति के द्वारा होता है। विदेश नीति का लागू करने का जो कार्य है वो करते हैं कूटनीतिज्ञ। हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ हुए हैं। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ माना जाता था। मैं कभी कभी कहती हूँ कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास जाते हैं और दुर्योधन को बताते हैं, जब महाभारत होना था, कि भाई मेरे पास तो एक बहुत बड़ी सेना है और मैं जिस तरफ भी होऊंगा मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी तरफ मैं खुद रहूँगा, एक तरफ मेरी सेना रहेगी। इस तरह से कूटनीतिक अपनी जो अपनी क्षमता को दिखाते हैं और अंत में जो दुर्योधन है वो ये कहते हैं कि हमें जो है आपकी सेना की ज़रूरत है। और ये बिल्कुल निश्चित था कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण थे जीत उसी तरफ निश्चित थी। तो धर्म की विजय के लिए उन्होंने ये किया कि जो कूटनीतिक भाव हैं ये हर देश की विदेश नीति का एक मुख्य लक्षण होता है। जिस देश की कूटनीति अच्छी है, जिस देश के जो राष्ट्र निर्माता हैं वो कूटनीतिक तरीके से अच्छे से काम कर पाते हैं, तो युद्ध और शांति के समय में जब ये सब कर पाते हैं तो वो देश जो है उसकी राष्ट्रीय शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। ये आप मान करके चलिए। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मनोबल और राष्ट्रीय चरित्र ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई देता है। किसी भी राष्ट्र के अंदर रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो कैसे हैं, कहते हैं किसी भी देश को वैसे नेता मिलते हैं जिनका वो हकदार होता है। अब ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में देश की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधन, शासन प्रणाली, विदेश नीति ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों का मनोबल और राष्ट्रीय चरित्र कैसा है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ के नागरिक जो है पूरी तरह से सक्षम हैं, सच के रास्ते पर चलने वाले हैं, साहसी हैं, मेहनती हैं, प्रभावशाली हैं और अपने देश से प्रेम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस राष्ट्र की शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस भी राष्ट्र ने अपने देश को प्रेम किया, जहाँ के नागरिक आपस में फूट जिनके बीच में रही, उनको नुकसान उठाना पड़ा, और जो राष्ट्र एक रहा, एकजुट रहा, वो राष्ट्र हमेशा लाभ में रहा। फिर देखिए नेतृत्व, किसी राष्ट्र का नेतृत्व कौन कर रहा है, वो व्यक्ति कैसा है, नेतृत्व क्षमता उसमें कैसी है, क्या वो नेतृत्व करना जानता है, क्या वो जब दूसरे राष्ट्र में जाता है तो उस नेतृत्व को मान सम्मान मिलता है। कभी कभी तो नेतृत्व ऐसे होते हैं कि जो सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती हैं, लेकिन कभी कभी सरकारें बहुत दृढ़ हुआ करती हैं और नेतृत्व कभी कभी इतना स्ट्रॉन्ग होता है। आप देखिए